ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। हम पिछले कक्षा में बात कर चुके हैं द्विध्रुव के सापेक्ष दो ऐसे बिंदु जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दो मानक स्थितियाँ है ना। कल हम बात किए थे अक्षीय स्थिति, जिसमें हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि वह बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता था। अब यहाँ पर बात करें देखिए निरक्षीय स्थिति, तो इसमें जब कोई बिंदु जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है, तो ये जो आपका द्विध्रुव है उसके कहाँ पर, लंब अर्धक पर, उसके कहाँ पर, लंब अर्धक पर स्थित होता है। लंब अर्धक मतलब इस द्विध्रुव को बीच से काटने वाली जो रेखा है, ठीक। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लंब अर्धक मतलब क्या होना चाहिए, लंबवत, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु P जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो बिंदु है निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये आपका क्या O है। अब बिंदु O से हम कल बात कर चुके हैं, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है उसकी दूरी को हम क्या लेते हैं, R। और ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसका कुल डिस्टेंस कितना होता है, 2a, जिसमें से हाफ a होता है और इधर का हाफ क्या होता है, a होता है। कल का थ्योरी सेम लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई या जिसकी बीच की दूरी लिख लो, जिसकी बीच की दूरी 2a, व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इनके मध्य बिंदु, ये देखिए इनके बीच की दूरी कितना, 2a हो गया, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अब इनके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है। इनके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P, अच्छा दो प्रकार का P आ जाएगा ना यहाँ पर, इसको स्मॉल p लिखना और इसको क्या लिखना, कैपिटल P। ये आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल P, और वो स्मॉल p हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p, और यहाँ पर जिस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, उसे हम लेंगे कैपिटल P। कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब क्या करें, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A पर स्थित प्लस Q आवेश, क्योंकि तीव्रता के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन सी तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका अकेला क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश कहलाएगा। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है, जिनका गणना हम पहले कर चुके हैं। तो A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार का आवेश है, दो प्रकार का आवेश है नहीं, प्लस Q और माइनस Q। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर Q अपॉन इनकी बीच की दूरी का वर्ग, AP का वर्ग। अभी R नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमको क्या करना है, इसको से मिलाना है,
ठीक, अब मान लेते हैं कौन सी दिशा में, ए से, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है ए से P की दिशा में E1, ठीक है, AP दिशा में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बात करें तथा B पर स्थित, B पर क्या है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर क्या करेंगे, E2। पहले हम क्या किए थे, एक के लिए E1 लिए थे, दूसरे के लिए क्या ले लें, E2। इसको फिर ऐसे मिला दो, ठीक है। अब मिलाने के बाद देखिए ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका ये प्लस है तो ऊपर की ओर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे भाई, दोनों आवेश कैसे है, अलग अलग है, तो दोनों के द्वारा इस पर लगाया गया बल, किस पर, बिंदु P पर लगने वाला बल या लगाया गया बल जो है क्या होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में होगा। तो एक को हम ऊपर ले रहे हैं तो दूसरे को हम नीचे लेंगे। यह आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन PB स्क्वायर। यह आपका PB दिशा में, दिशा क्या हो गया, चेंज हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, चूंकि आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि ये आपका PB और AP दोनों बराबर है, PB और AP दोनों, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, निरक्षीय स्थिति में है ना, लंबवर्धक पर स्थित है, तो जितना दूरी A से होगा P का उतनी ही दूरी B से होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों की दूरियां बराबर है तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या करें, अब परिणामी तीव्रता निकालना है, तो परिणामी तीव्रता के लिए बात करते हैं कि भाई दोनों के बीच में क्या होगा, परिणामी तीव्रता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, बीच का। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो स्थितियां रहता है, मान लो दो लोग मान लो लड़ाई कर रहे हैं, वैसी स्थितियां हैं, एक धनावेश है, तो मान लो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर यदि हम परीक्षण आवेश रख दें तो क्या करेगा, वो आगे क्यों ले जाने का प्रयास करेगा, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है तो इसके कारण भी बल लगेगा, वो नीचे क्यों लाने का प्रयास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो हम इनकी बीच की स्थितियां बात करेंगे, इनकी बीच की स्थिति। तो परिणामी तीव्रता को मान लेते हैं हम क्या, E। परिणामी तीव्रता को क्या मान लेते हैं, E। यदि परिणामी तीव्रता क्या हो, E हो, तो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के नियम से, ऐसे हम समांतर चतुर्भुज के नियम से, कैसे, समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे लागू हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पर मिला दो और इसको यहाँ पर मिला दो, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगा, ये भुजा इसके समांतर। अब मान लो हमारे पास क्या, ये जो बिंदु P है, B के साथ भी थीटा कोण बना रहा है और A के साथ भी थीटा कोण बना रहा है, तो ये देखिए परिणामी तीव्रता जो है E1 के साथ थीटा कोण बनाएगा और ये थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, E2 भी E भी परिणामी तीव्रता E भी E2 के साथ क्या करेगा, थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के नियम से E बराबर, यह आपका अंडर रूट क्या होता है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये आपके बुक में नहीं है, E1 स्क्वायर प्लस
E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। क्यों 2 थीटा? क्योंकि यहाँ पर थीटा प्लस थीटा, हम त्रिभुज योग का नियम लगाएंगे, वहाँ पर त्रिभुज योग का नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है। दो त्रिभुज योग के नियम से क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज का नियम बनेगा, ध्यान रखिए। तो हम वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा ये। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का सूत्र है पहले से, इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसी का उपयोग करते हैं। ये आपके बुक में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप चेंज हुआ ना वो वाला बुक देखोगे, पुराना वाला, तो उसमें लगभग मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इसको समीकरण नंबर 4 मान लें और 3 से मान, समीकरण 3 से मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 4 में रखने पर तो रखिएगा E इज इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 के जगह भी हम E1 रख देते हैं। E1 स्क्वायर कोई भी रख सकते हो आप, सेम कर लेना। E1 करना है तो E1 कर लेना और E2 करना है तो E2 कर लेना, प्रोसीजर आपका वही रहेगा। अब आपके पास E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, कुछ कॉमन है क्या? A इज इक्वल, ये देखिए 2E1 स्क्वायर कॉमन है, बोथ प्लेस में है, तो ये आपका 2E1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो इसके मल्टीपल में क्या 1 और इसके मल्टीपल में आपका cos 2 थीटा। E इज इक्वल 2E1 स्क्वायर, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे, त्रिकोणमिति का, 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या होता है धीरज, बताओ तो? भूल गए? सब पढ़ा दिए पिछले कक्षा में। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। E इज इक्वल, अब देखिए जोड़ा बनेगा, ट्वाइजर रहेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, E1 का जोड़ा बन रहा है और cos का भी जोड़ा बन रहा है, स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर 5। चलिए इसके बाद हम क्या करें, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 में, समीकरण 5 में E1 है और यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू है। हम समीकरण 1 से मान समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 1 से E1 का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो ये आपका क्या, E1 बराबर 2, E1 की वैल्यू कितना है, ये E1 है, E1 की वैल्यू आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का स्क्वायर, फिर उसके बाद है cos थीटा, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि भाई हमारे पास ये आपका क्या है, त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में ये आपका OP आपको पता है कितना है R, और OA आपको पता है A है, किंतु हमको डिस्टेंस चाहिए AP का। तो यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश का कोण बनेगा, लंबार्धक है ना, लंबार्धक। तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज AOP में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें
ये आपका कर्ण का वर्ग अर्थात AP का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि हमारे पास त्रिभुज जो है समकोण है तो जो कोण समकोण होगा उसकी सम्मुख भुजा हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। इसके बाद ये पहले ही हम बात कर चुके हैं, लंबवर्धक है परपेंडिकुलर, तो ये आपका OP का स्क्वायर और ये आपका बेस आधार OA का स्क्वायर, ये आपका AP का स्क्वायर इज इक्वल OP R हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, और ये आपका A का स्क्वायर। इसके बाद AP यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट का मतलब आपका होता है आधा घात। क्या होता है? आधा घात। ये आपका समीकरण नंबर 7, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या? हाफ पावर हाफ है, ध्यान रखिए। अब आपके पास क्या है? और क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या करना है? पहले निकालना है, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, पुनः इसी त्रिभुज में निकाल सकते हैं, पुनः त्रिभुज AOP में क्या? कॉस थीटा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या थीटा है, तो भाई जब हम कोण यहाँ ले रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और कॉस बराबर क्या? अब यहाँ पर 90 अंश का कोण है तो ये आपका कर्ण कहलाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, बेस आधार हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार का मान आपके पास कितना है? OA, और कर्ण आपका है AP। अब देखें OA का मान आपके पास है, OA का मान कितना है? OA कितना? A, और AP अभी आप कितना निकाले हो? R² प्लस A² पूरे की पावर 1/2। यह आपका इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करें? देखिए हमारे इस इक्वेशन में AP है ना, तो AP का भी मान आ गया है, AP² है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये AP की पावर 1 कर सकते हैं। इसको आप 7 मान लो, इसको आप 8 मान लो, और इसको आप 9 मान लो। तो कहाँ से मान हम रखेंगे? अब समीकरण 7 और 9 से, क्योंकि AP² का मान और किसका मान? कॉस थीटा का मान। 7 और 9 से मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक। चलिए रखते हैं। समीकरण 7 और 9 से समीकरण किस में रखेंगे? 6 में रखने पर, ठीक। समीकरण कहाँ से? 7 और 9 से मान समीकरण 6 में रखने पर, तो ये आपका आ जाएगा E इज इक्वल कितना? 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का स्क्वायर कितना? ये आपका R² प्लस A² इंटू फिर क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना? A अपॉन R² प्लस A² पूरे की पावर 1/2 है से, पूरे की पावर कितना? 1/2। ये आप क्या लिख सकते हैं इसको? आपके पास नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो भाई अब क्या पूरे इंटू में है तो अंश का गुना अंशों के साथ और हर का गुना हर के साथ, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आपका आ जाएगा 2QA अपॉन, ये देखिए बेस समान है, आधार समान है, और ऐसी स्थिति में
आप एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाएंगे, घातांक का फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपका इनका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका घात 1 और इनका घात आधा, 1 और आधा आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P होता है नहीं जी, P, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरे की पावर फिर कितना, 2 1 कम 2 और 1 3/2। तो ये जो आया है वो क्या क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक है। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नीचे लिख लेंगे, यही निरक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक है। लिख लेंगे यहाँ पर एक लाइन। पुनः यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, या यदि लिखो, पुनः ना लिख करके यदि लिखेंगे, A इज सुपर लेस देन R। ये देखिए, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है उसकी लंबाई की तुलना में इस बिंदु की दूरी, द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी बहुत अधिक है। तब हम क्या करेंगे, A को नगण्य लेंगे। कल भी हम लिए थे, याद है कि नहीं है। नगण्य का मतलब उसको हमको शून्य के बराबर लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P/R स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। नगण्य ले रहे हैं तो उसको छोड़ दिए, तो A को तो नगण्य लेंगे ना, A को नगण्य लेंगे। नगण्य लेने का मतलब शून्य के आसपास लेंगे, हम उसको छोड़ दिया, प्लस में है। ठीक, तो ये आपका क्या, R स्क्वायर और 3/2, तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R की पावर 3। ये आपका जब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है, अल्प है, कम है, तब क्या है, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब देखिए, प्रश्न जो है दो तरह से बनेगा। क्या बनेगा, एक तो अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, या बनेगा निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। या बोलेगा, जैसे अक्षीय या निरक्षीय बोला जाता है तो आपको क्या करना है, अक्षीय बोला जाएगा तो अक्षीय बनाना है, और निरक्षीय बोला जाता है तो निरक्षीय बनाना है। यदि आपका प्रश्न ऐसे आ जाता है, कैसे, वैद्युत द्विध्रुव के आसपास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो यहाँ पर आपको न तो अक्षीय पूछा गया और न ही निरक्षीय। तो ऐसी स्थिति में आपको जो अच्छे से याद रहेगा उसको बनाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर पिछले सत्र का है। देखिए, मैं कल बोला था ये प्रश्न आता है, ये आपको बताया था। कल हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। ये पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इसी के नीचे हम क्या पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मान के चलिए कि इस बार आपका वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आया है, तो इस साल आने की संभावना है किसका है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आने की संभावना है, या उसका मात्रक आने की संभावना है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है कौन सी राशि है, अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। तो जो बोला जा रहा है उसको आज बताया जा रहा है, उसको आज ही कंप्लीट आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 90+। टारगेट क्या है, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया?